तमिलनाडु ने हथियारों की रिहाई की है। देश की जनता को ये अब तय करना होगा कौन आतंकवादियों के हक में है और कौन आतंकवादियों के खिलाफ है। I am at the height of joy and relief. उनको क्या इस बात का इल्म नहीं है कि इस देश का एक संवैधानिक फंक्शनरी मुख्य प्रधानमंत्री को आतंकवाद के द्वारा इस घटना में मारा गया। उम्र कैद के जो भी कानून हैं उसके मुताबिक उनको रिहाई का भी अधिकार है। ये बहुत गलत काम किया है और ये मुझे लगता है इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स नजर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ये सोच निर्णय ले सकती है उनके पॉलिसी के आधार पे कि उनको छोड़ना रिलीज किया जाए या नहीं। मैं चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार इसको रिव्यू करे। How can you keep a person in this kind of custody for 20 years? This is additional punishment which is unconstitutional. स्टेट गवर्नमेंट्स पर ये मुनासिर नहीं है कि वो क्या फैसला करेंगे किस व्यक्ति के बारे में। इस देश में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीब व्यक्ति को न्याय कभी नहीं मिल सकता। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। प्राइम टाइम में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 3 मुजरिमों की फांसी को उम्र कैद में बदला। आज तमिलनाडु सरकार ने इन तीनों के अलावा 4 और मुजरिमों की रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। राजीव गांधी की हत्या के जुर्म में 20 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद 7 लोग अगले 3 दिन के अंदर क्या खुली हवा में सांस लेने लगेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संथन, मुरुगन और पेरारीवलन की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर जो प्रक्रिया शुरू की उसे तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने और आगे बढ़ा दिया। इन तीनों के अलावा 4 और मुजरिमों नलिनी, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन की रिहाई का आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस के अंदर फैसले को लेकर कई आवाजें उठ रही हैं। कुछ राजीव गांधी को लेकर जज्बाती दिख रहे हैं तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सावधान है। उधर कश्मीर के नेताओं को फिर अफजल गुरु की याद आ रही है और बीजेपी इसलिए इस पर सवाल खड़े भी कर रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या तमिलनाडु सरकार को यह फैसला करने का हक है। कानून की जानकारी से संविधान के मुताबिक फैसला बता रहे हैं। वैसे राजीव गांधी की हत्या के मुजरिम अब भले रिहा हो रहे हों, लेकिन इनमें से एक नलिनी के माफी की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो गई थी। उसके बच्चे का ख्याल रखते हुए सोनिया गांधी ने उनके लिए रहम की अर्जी दी थी। बाद में प्रियंका गांधी भी नलिनी से मिली। लेकिन क्या जयललिता का यह फैसला राजनीति है या फिर कुछ और? ये है प्राइम टाइम में आज बहस का मुद्दा। मेरे साथ एक खास पैनल, महबूब बेग सांसद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, नदीम जावेद प्रवक्ता है कांग्रेस के, निजामुद्दीन भट्ट प्रवक्ता है पीडीपी के, सत्यपाल जैन बीजेपी के नेता, केटीएस तुलसी वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, और साथ ही मेरे सहयोगी अरुणाचलम वैद्यनाथन एडिटर हैं लीगल अफेयर्स के, जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तुलसी साहब, मैं अगर आपसे शुरू करूं, कानून के आप जानकार हैं और इस पैनल में सबसे ज़्यादा आपको कानून की समझ होगी। आज जयललिता ने जो ये फैसला सुनाया है रिहाई का, क्या जयललिता अपने अधिकार क्षेत्र में है और वो ऐसा कर सकती हैं? मगर इसमें अधिकार क्षेत्र में कुछ हद तक हैं, मगर केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। वो इसलिए कि ये एक ऐसा मामला है जिसको सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, और दूसरा ये कि उनके खिलाफ जो जुर्म तय हुए वो ऐसे जुर्म थे जो पार्लियामेंट ने बनाए। टाडा के केसेस के जुर्म उनके खिलाफ तय हुए, और इसलिए जो तमिलनाडु सरकार का ऑर्डर है रिमिशन का, वो तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक केंद्र की सरकार ऐसा ऑर्डर ना करे। जी, ऐसे में क्या उन 3 दिनों में फैसला देने का या फिर अपना सुझाव देने का जो अल्टीमेटम केंद्र सरकार को जयललिता ने दिया है, क्या भी वो उनके अधिकार क्षेत्र से वो भी बाहर है? ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो समझते हैं कि वो केंद्र को बांध सकते हैं एक समय सीमा में। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सेक्शन 435 में ये प्रावधान है कि अगर ऐसा जुर्म तय किया गया है जिसको जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, तो जब तक केंद्र सरकार का ऑर्डर नहीं आता, जो प्रदेश का सरकार का ऑर्डर है वो लागू नहीं किया जा सकता। जी, बाकी जो हमारे पैनलिस्ट है तुलसी जी, वो
राजनीति की दुनिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर जाने से पहले मैं एक और आपसे सवाल पूछूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्सी पिटिशंस को डिस्पोज करने में देरी हो रही है, मनमाने तरीके से ये देरी की जा रही है सरकार द्वारा। तो ऐसे में तमिलनाडु सरकार का फैसला क्या इस वक्त उससे कहीं कम है, मनमाने तरीके से राजनीति से प्रेरित नहीं लगता? हो सकता है कि आपस में दोनों पार्टीज का कंपटीशन है कि कौन क्रेडिट लेना चाहता है। तो जिस तरीके से इतनी जल्दी में फैसला लिया गया है वो ऐसे लगता है कि राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित है। नदीम जावेद, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर एक प्रधानमंत्री का इस तरह से इंसाफ होता है तो फिर मैं एक आम नागरिक, एक आम सिटीजन के बारे में क्या कहूं। लेकिन एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में आज पी चिदम्बरम ने एक सॉफ्ट लाइन ली है। तो क्या कांग्रेस के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? नहीं, मतभेद हैं। सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी जी कि तुलसी जी, मेरा सवाल है नदीम जावेद से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है इस वक्त मेरे साथ। जी नदीम जी। मैं समझता हूं कहीं किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, और जिस बात की वो चर्चा बार बार करते हैं कि इस देश के अंदर जो सिस्टम है उस सिस्टम को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं इस पूरी बात को उसी बात के साथ या उसी विचार के साथ जोड़ना ठीक होगा, क्योंकि राजीव जी की 21 मई 1991 को हत्या हुई है और अभी तक जो न्याय का सिस्टम है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। और हुआ यह है कि अभी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया और यह कहा कि जिन लोगों को फांसी की सजा दी जा रही थी उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को निर्दोष नहीं माना, लेकिन उनको यह कहा कि उनको फांसी की सजा को चेंज कर रहे हैं। राहुल जी ने यह कहने का प्रयास किया कि अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत को में जो लोग शामिल थे उनके साथ या इस पूरी व्यवस्था के साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस में कहीं कोई सॉफ्ट लाइन या कांग्रेस में कहीं कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। जिस एनडीटीवी के इंटरव्यू की चर्चा आपने चिदम्बरम साहब के की है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वो लोग अगर वो कह रहे हैं कि आई एम हैप्पी और आई एम अनहैप्पी, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, तो एक तरह से लगता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं वो उस पर सवाल बनता है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करते हैं। उसमें इससे बढ़ के उन्होंने कहीं कोई बात नहीं की। उन्होंने एक ये लाइन ली कि ये डिसीजन कोर्ट का है और इसमें कोई राजनीतिक बात करना ठीक नहीं है। राजनीतिक बात करना ठीक नहीं, लेकिन बीजेपी इस वक्त क्या सोच रही है? सत्यपाल जी, क्या प्रधानमंत्री के हत्यारों को इस तरह से रिहा करने की कवायद शुरू करनी चाहिए? मैं जो बोल रहा हूं वो टकरा रही खाना। देखिए, मैं आपसे इस प्रश्न के उत्तर में दो बातों को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला, जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है वो निर्णय ध्यान से पढ़े। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने वो निर्णय पढ़ा नहीं है और वो निर्णय पढ़े के बिना ही उन्होंने अपनी टिप्पणी कर दी है। जैसा कि उनका स्वभाव बन गया, वो यदा कदा कुछ ना कुछ बोल देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मेरे सामने पड़ा है, मैं एक एक शब्द आपके दर्शकों को उसका पढ़ के सुना सकता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि ये जो दया की याचिका है ये 26 अप्रैल 2000 को दी गई थी और इसका निर्णय 12 अगस्त 11 को किया गया है, यानी लगभग 11 वर्षों के बाद। और इससे भी अधिक गंभीर टिप्पणी भारत सरकार पर यह है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि पिछले 5 वर्ष और 8 महीने का एक दिन का कोई स्पष्टीकरण, कोई कारण भारत सरकार नहीं दे पाई कि उन्होंने इस दया याचिका का निर्णय क्यों नहीं किया जी। अगर राहुल गांधी जी ने यह निर्णय पढ़ा होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 6 वर्षों में और 10 वर्षों से जब से उनकी सरकार आई है तो वो अपने उन गृह मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते जो इस फाइल को दबाकर बैठे रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि क्योंकि 11 वर्ष तक आपने निर्णय नहीं किया दया याचिका पर और इससे पहले 2 निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय यह बात कह चुका है कि सत्यपाल जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल केंद्र सरकार से किया। जी नदीम जावेद जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं वैद्यनाथन के पास जाऊंगी। जी नदीम। नहीं, मैं केवल इस बात में इतनी बात जोड़ता हूं कि 2000 में जब दया याचिका दायर की गई तो दया उस समय सरकार केंद्र में किसकी थी? 2000 से लेकर 2004 के बीच में एक दिन के लिए भी उस फाइल को मूव करने का काम एनडीए की सरकार ने नहीं किया था। 2005 में शिवराज पाटिल जी ने उस फाइल को सबसे पहले मूव करने का काम और आगे बढ़ाने का काम किया था
और उस पर बात शुरू हुई थी। इसलिए ये आरोप लगा देना कि कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया और ये सारा काम जो है इस तरह से हुआ है, तो मैं समझता हूं गलत है। 2000 से 2004 के बीच में लगभग 4 सालों तक एनडीए के नेतृत्व की सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। जो काम किया वो यूपीए के नेतृत्व की सरकार ने 10 वर्ष तक आपकी सरकार रही, उसके बारे में बताएंगे आपने क्या कार्रवाई की। चलिए वैसे नदीम और सत्यपाल जी, मैं आऊंगे आप लोगों के पास। वैसे ये बताइए कि क्या नदीम जी के बारे में कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि जो कोई सॉफ्ट नहीं है कांग्रेस में, लेकिन इनको ये नहीं पता तमिलनाडु कांग्रेस वाले क्या सोचते हैं। उसी की रिफ्लेक्शन आज सुबह चिदम्बरम जी ने कहा। जो ऑन रिकॉर्ड ये तो कहेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस लीडर हमसे बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि हमें सॉफ्ट लाइन लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पहले ही जो कंडीशन है वो बुरा हाल है, क्योंकि डीएम के उनके साथ था, छोड़ दिया, अब अलग जाना चाह रहे हैं। सो इसलिए बहुत बुरा हाल है उनको। सो इसलिए इनको ये नहीं पता दिल्ली में बैठकर तमिलनाडु कांग्रेस वाले क्या सोचते हैं। आज जयललिता ने जो फैसला लिया है, क्या उनका मास्टर स्ट्रोक है लोकसभा चुनावों को देखते हुए? ये बिल्कुल पॉलिटिकल गूगली, आपने सही कहा, बिल्कुल राजनीति है। क्योंकि 2 बातें हैं। पहली बात यही है कि उन्होंने सेंटर से कहा 3 दिन के अंदर तय करें। दूसरी बात यही है, उन्होंने यही कहा कि उसको क्रेडिट, जो 3 दिन के बाद उनको छोड़े ना छोड़े वो लीगल इश्यू है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। जो राजनीतिक इश्यू है उन्होंने क्रेडिट लेना चाहा। दूसरी बात यही है, जो कांग्रेस और डीएमके अभी बातें चल रही है, हो सकता है वो दोबारा गठबंधन में आ जाए, अलायंस में आ जाए। उसको रोकने के लिए भी इन्होंने ये कहा। अभी कांग्रेस सब कह रहे हैं कि ये गलत बात है, सो करुणानिधि कांग्रेस के साथ नहीं जा सकता। सो सपोज डीएमके कांग्रेस के साथ जाएं, तुरंत जयललिता कहेगी ये तमिल सेंटीमेंट के खिलाफ है कांग्रेस, उनके साथ कैसे जा सकते हैं। सो ये 2 एज वेपन है जयललिता के लिए। एक तरह से कांग्रेस को भी एक्सपोज करने की पहल है ये जयललिता की। डीएमके की जी। महबूब बेग साहब, मौत की सजा पा रहे कॉन्विक्ट्स को लेकर राजनीति होती है, ये आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीति है। और मेरा सवाल सबों से है। हम एक ही मुल्क में रहते हैं और एक ही कानून के तहत हर एक को डील करना चाहिए, हर एक को ट्रीट करना चाहिए। हमारा सवाल है, जब अफजल गुरु को लेके केस आता है तो सारी बीजेपी खासकर जो अपने आप को अल्ट्रा नेशनलिस्ट समझती है, अफजल गुरु को फांसी दो, अफजल गुरु को फांसी दो। ठीक बात है, अफजल गुरु को फांसी दो। तो रजवाना जिसने चीफ मिनिस्टर को मारा है और अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट है पंजाब में, वो प्रेसिडेंट के पास आती हैं। रजवाना जो कहता है मेरे लिए मर्सी अपील मत करो, उसके बावजूद उसका डेथ सेंटेंस रोकती है। वहाँ सेलिब्रेशंस होता है और ये कहा जाता है कि पंजाब के लोगों का सेंटिमेंट देख के हमको डेथ सेंटेंस रोकना चाहिए। और जब उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है, तब उसके सपोर्ट में एक बात भी सामने नजर नहीं आती पूरे मुल्क में। अब आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि जिन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारा, 2 उसमें श्रीलंकन हैं, वो इंडियंस भी नहीं है। उनको डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजन में कन्वर्ट हो सकता है और तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर समन कर सकती है कैबिनेट और कह सकती है कि कल तक मैं रिलीज करूंगी उनको, और 3 दिन का अल्टीमेटम देती है। अगर ऐसी आवाज जम्मू कश्मीर से उठेगी, बीजेपी तो आग लगा दी, पहले अपने आप को आग लगा देगी, उसके बाद पूरे मुल्क को आग लगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रजवाना को मार्टियर का रोल दिया गया है, मार्टियर का वहां ट्रिब्यूट्स दिए गए, ये चुप क्यों है? अफजल गुरु को ही क्यों फांसी और रजवाना को क्यों बचाना और राजीव गांधी के कातिलों को क्यों बचाना? जब तक इसका जवाब जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोग जो ऑलरेडी एलिनेशन का शिकार हैं। हम फर्दर उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और सेपरेटिस्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये इंप्रेशन देके। अगर तमिलनाडु की सरकार कुछ भी कह सकती है, पर जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं कह सकती। निजामुद्दीन भट्ट साहब, क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के फैसले किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ से एलिनेशन बढ़ेगा घाटी में? वो तो निश्चित है, साफ है, एलिनेशन बढ़ता ही बढ़ता है। जैसा कि महबूब साहब ने कहा, एक हद तक इनसे इत्तेफाक करूंगा कि जो दिल्ली का अप्रोच रहा है, ख़ास तौर अफजल गुरु के बारे में, तो ये इम्प्रेशन बढ़ा हुआ है घाटी में ख़ास तौर और सारे जम्मू कश्मीर में कि इस रियासत को कुछ अलग क्षेत्र माना जाता है और यहाँ कानून की प्रक्रिया हो या राजनीति हो तो हमको अलग ढंग से ट्रीट किया जाता है। 28 नंबर से उठा के हमारे एक नागरिक को फांसी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में
मर्सी पेटिशंस पे कंसिडरेशंस कुछ डिफरेंट होती है, उसके बावजूद लेकिन एक चीज़ पे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ महबूब बेग साहब से, ये कोई राजनीति नहीं है, लेकिन टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट जी, वो ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी ही सिंसियर होती कि घाटी के लोगों की आवाज़ सुनी जाती, उनकी कदर की जाती, उनकी मान्यता होती, उनको इंसाफ मिलता, तो फारूक साहब ने या उमर साहब ने वक्त पे आवाज उठाई होती। या आज जब वो आवाज उठा रहे हैं, कल ही लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं, तो ये एक साथ जुट जाएंगे। उस वक्त ये भूल जाएंगे कि तो हमारे क्या कह रहे, अगर आज जयललिता तमिल होती है। सेंटिमेंट्स और तमिल इमोशंस को लेकर अपनी बात रख रही है, आवाज उठा रही है, फैसले ले रही है, उस तरह के फैसले उमर अब्दुल्ला भी ले सकते थे, ये कह रही है पीडीपी। बात का जवाब देना चाहूंगा। ये क्या कह रही है, इसमें क्यों नहीं पीडीपी और लेते नेशनल हैं? कॉन्फ्रेंस क्यों का नहीं सवाल लेते नहीं हैं? है। कल को ये देखो आज भी एकजुट डेमोक्रेटिक, है, एक मिनट निजाम साहब, एक मिनट, ये इससे मुझे पहले मौका भी दे रहे हैं, एकजुट प्लीज थे। इनको स्टॉप कर फारूक लीजिए साहब प्लीज। ने सुप्रीम बट कोर्ट साहब के सुन लेते हैं, आपने फैसले सवाल पर उठाया, टिप्पणी उसके बाद जब हम की। लौटेंगे मुद्दे पर जी, जिस जी, पर हम आज जी, चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं। जी, इसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल नहीं है, बिल्कुल सवाल नहीं है। और ये कहना कि उमर अब्दुल्ला ने आवाज नहीं उठाई, उमर अब्दुल्ला ने कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह दिया कि जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम होगी, ऑलरेडी प्रॉब्लम है, प्लीज इसको एलिवेट मत कीजिए, इसको फर्दर मत करिए, मगर उनकी सुनी नहीं गई। मगर ये कहना कि हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यकीन रखते हैं, हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, हम अपने हुकूक के लिए अंदर बैठ के लड़ते रहेंगे। सत्यपाल जी, जो महबूब बेग साहब कुछ देर पहले भी कह रहे थे, बीजेपी ने जिस अग्रेशन के साथ अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा उठाया था, क्या उसी अग्रेशन के साथ राजीव गांधी के हत्यारों की या फिर पंजाब से जुड़े दूसरे आतंकवादियों पर भी उसी तरह की आवाज बीजेपी की तरफ से भी सुनाई देनी चाहिए थी? भारतीय जनता पार्टी किसी भी उग्रवादी के खिलाफ, किसी भी आतंकवादी के खिलाफ और उग्रवाद और आतंकवाद पर किसी किस्म का कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं है। हम जीरो टॉलरेंस के पक्ष में हैं। जो बेग साहब अभी बोलकर गए हैं कि भाजपा आग लगाती है, आग लगाने का काम करती है, मेरा उनसे निवेदन है कि आग लगाने का काम तो उस अफजल गुरु ने किया था जिसने संसद पर हमला किया। आग लगाने का फिर काम अफजल तो गुरु पे आते हैं, इनसे रजवाना के बारे में पूछे और राजीव गांधी के कातलों के बारे में पूछे, डिफेंड करके ये उस पे कैटेगोरिक नहीं है कि आप भारत की संसद के साथ नहीं, संविधान के साथ नहीं, आप उग्रवादी और आतंकवादी के साथ हैं। नंबर 2, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ध्यान से पढ़ें। अफजल गुरु के केस में समय पर निर्णय हो गया और समय पर निर्णय होने के बाद फांसी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में राजीव गांधी के हत्यारों के बारे में यह कहा है कि 11 वर्ष तक भारत सरकार ने उस पर दया याचिका पर निर्णय नहीं लिया। और आप अभी कह रहे थे भाजपा की सरकार थी, 2004 से लेके 2014 तक 10 वर्ष से कांग्रेस की सरकार है। और उससे पहले भी आपकी सरकार थी, तो सवाल आपसे भी बनते हैं, एनडीए सरकार से भी बनते हैं। केटीएस कुल्फी क्या सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट पर आते हैं जिसको आधार बनाकर आज जयललिता ने फैसला लिया है? लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस सत्यपाल जी, मैं कुल्फी साहब को यहाँ लाना चाहूंगी इस बहस में। धर्म और मजहब के साथ मत जोड़िए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आधार बनाकर जयललिता ने आज एक फैसला लिया है, लेकिन क्या इस फैसले के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस? दूसरे दोषियों को भी इसी तरह से उनके कन्विक्शन को डिले कराया जा सकता है ताकि एक वर्डिक्ट को सबवर्ट किया जाए, कम्यूट किया जाए? जी हाँ, ये बिल्कुल इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे। मगर देखिए, आप 1980 तक जितने केसेस में मौत की सजा होती थी, तो दया याचिका के ऊपर 15 दिन, 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर फैसला हो जाता था। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ढील दे दी एग्जीक्यूटिव को, तब सबकी सब सरकारें जो हैं वो सो गई, कुछ फैसला ही नहीं किया। दया याचिका, जब मौत के डेथ रो कॉन्विक्ट्स हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं, संविधान के अंदर अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, मगर उसकी परवाह ना करते हुए 5 साल, 6 साल, 10 साल तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई उनकी दया याचिका के ऊपर, जिससे कि ये होता है कि उनके सर के ऊपर तलवार लटकी रहती है और ये क्रूअल और इनह्यूमन पनिशमेंट बन जाती है। करने का जो ग्राउंड होता है वो ह्यूमैनिटेरियन होता है, क्योंकि दोषी ये माना जाता है कि लंबा वक्त गुजार चुका है अपने सजा के इंतजार में और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होंगे। लेकिन क्या पीड़ित परिवारों के बारे में ऐसे में सोचा जाता है? वो भी तो एक लंबा वक्त गुजार चुके हैं अपने लिए इंसाफ के लिए।
नहीं, मगर जिस इंसान को हर रोज मौत की तलवार उसके सर के ऊपर लटकती है कि पता नहीं किस दिन उसका चला जाएगा, उसकी जान जाएगी, वो अगला दिन देखेगा या नहीं देखेगा, क्योंकि उसको तो मालूम नहीं कि कब उसकी दया याचिका खारिज होगी या मंजूर होगी। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये एक इसको दुनिया भर में क्रूअल माना जाता है। देश की सभ्यता इस बात से दृढ़ होती है कि हम अपने जो क्रिमिनल्स हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। अगर क्रिमिनल को हम सभ्य तरीके से ट्रीट करते हैं तो हम सभ्य देश कहलाने के लायक हैं। साहब, इस वक्त अदालत क्या कह रही है कि सरकारें फैसला लें, अगर लेना चाहती हैं तो तुरंत लें, इसको लटकाए ना, ये साफ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, यही जजमेंट आई है जो 3 जजेस का बेंच में चौहान के केस में। ये जब जजमेंट अब आई, भुल्लर के केस में 2 जजेस ने फैसला अलग किया। उन्होंने कहा कि ये क्रूअल्टी नहीं है, मगर लार्जर बेंच ने इस चीज को तय कर दिया कि उससे पहले 5 जजेस के कई कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं जिसमें यह माना गया है कि जो इनऑर्डिनेट डिले है दया याचिका के फैसले में, वो क्रूअल है और वो इनह्यूमन है, और इसलिए अगर इनऑर्डिनेट डिले है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तो मौत की सजा को कम्यूट करके उम्र कैद में तब्दील किया जाएगा। तो यही किया गया, मगर भुल्लर के केस में जजेस की राय दूसरी थी, उन्होंने नहीं किया। अब ये कानून बन गया। फॉर्चुनेटली भुल्लर अभी जिंदा है और वो इस जजमेंट का फैसला उठा सकता है जी। मगर ये भगवान की कृपा है, अल्लाह की कृपा है कि अफजल गुरु नहीं रहे, नहीं तो अगर अफजल गुरु जिंदा होते वो भी इसी जजमेंट का फैसला उठाते, तो आप कह रहे हैं कि इस फैसले के इम्प्लीकेशंस होंगे और आने वाले दिनों में देखना होगा कि राजनीतिक पार्टियां इसे किस तरफ मोड़ती हैं। लेकिन वैद्य, जो आप कह रहे हैं कि एक्सपोज करने की कोशिश है, जयललिता ने इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपना आधार बनाकर जो भी फैसला लिया है इनकी रिहाई का, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में जयललिता को इसमें फायदा होता दिखाई देगा, भले ही वो कांग्रेस को या डीएमके को एक्सपोज करने के लिए फैसला ले रही हो या फिर कदम उठा रही हो? 2009 में जो मई के महीने में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम एलटीटी और श्रीलंका के बीच में इतना लड़ाई चल रहा था, कई हजारों सिविलियंस तमिलियंस मरे थे। उस टाइम डीएमके गवर्नमेंट तमिलनाडु में थे और कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट सेंटर में थे। उस टाइम जयललिता ने पूरा प्रचार किया कि तमिल सेंटिमेंट से उसके खिलाफ करना नहीं दिए, उसके साथ यूपीए गवर्नमेंट भी साथ दे रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट। लेकिन इलेक्शन में क्या नतीजा निकला, सबने सोचा है कि जयललिता की कई सीटें जीतेगी, लेकिन तमिलनाडु में जो 39 सीट्स है उसमें 27 यूपीए को मिला, पांडिचेरी भी कांग्रेस को मिला। सो इसलिए ये सब जो बातें हैं, तमिल सेंटिमेंट, हो सकता है टीवी डिस्कशन में, ये कैंपेन में अच्छा रहे, लेकिन जो वोटर है उसको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आपकी जो रेशन की जो सामान यही चाहिए। लेकिन ये सब तमिल सेंटिमेंट्स वोटर्स के बीच में नहीं चलता, यही हकीकत है। लेकिन इस वक्त ये जो उन्होंने फैसला लिया है, इससे सीधे सवाल उन्होंने कांग्रेस और डीएमके के सामने रखे हैं, आप मानते हैं? बिल्कुल, यही मैंने पहले भी कहा था, ये बिल्कुल पॉलिटिकल गूगल है, राजनीति की गूगल है। कांग्रेस को भी डीएमके से अलग करें, उसके साथ कांग्रेस के एक्सपोज करें। लेकिन एक बात है, बीजेपी जो वो करें, 4 साल तक जो एनडीए गवर्नमेंट के साथ ये फाइल थी, ये सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट हुआ था, लेकिन क्यों 4 साल उन्होंने निर्णय नहीं लिया? उस टाइम डीएमके एनडीए में था, इसलिए एनडीए जो वाजपेयी सरकार, जो उनको डीएमके के विरोध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसमें डिसाइड नहीं किया। जी।